सेंट्रल बैंक ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने का जरूरत हमको है नहीं, आपको पहले भी बहुत बार बोले हैं। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी और बैंकिंग जो चैप्टर है उससे अगर सबका क्वेश्चन किसी से पूछेगा तो क्या आपका सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक में जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए किसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो अपेक्स बॉडी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपेक्स बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। बैंकिंग का दुनिया में जो अपेक्स बॉडी होता है, जो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा रहता है ना, जो सबसे हेड होता है, उसको क्या बोला जाता है आपका सेंट्रल बैंक। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, पूरा बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, करेंसी को इशू करने के लिए और पूरा मनी सप्लाई को देखने के लिए। सर मैं सब कुछ जिम्मेदार कौन होता है उसका, उस देश का सेंट्रल बैंक। अपना देश का जो सेंट्रल बैंक है उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अपना देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हम लोग का सेंट्रल बैंक है। अमेरिका का कौन है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो दूसरा देश क्या जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपका क्या हम लोग का इंडिया का आरबीआई। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये ना मेरा भाई हो गया था जब उसको पढ़ा एक बार समझा रहे थे। तो देखिएगा एक कॉमर्शियल बैंक है, एक कॉमर्शियल बैंक है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक लिमिटेड करके, देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके लिमिटेड बैंक है। तो उसको क्या लगता था ना कि ये सेंट्रल बैंक, ये और ये जो आरबीआई है जो अपने आप में एक आपका सेंट्रल बैंक है, उसको लगता था कि ये बैंक है, मतलब दोनों सेम चीज उसको लगता था। उसको हम समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये बस उस कॉमर्शियल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक एक प्रकार का समझ लीजिए वो पोजीशन है, जो पोजीशन होल्ड करके जो बैठेगा, मतलब इस पोजीशन का नाम है सेंट्रल बैंक, और जिसको होल्ड करके बैठती है वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया। तो जो सेंट्रल बैंक है ना, जो कॉमर्शियल बैंक में जो आप देखे होंगे अपने आसपास शहर में, वो बच्चों आरबीआई नहीं है, वो सेंट्रल बैंक समझिए एक प्रकार का आपका कॉमर्शियल ही बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है। अब देखिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़िए। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसको रिकमेंडेशन में कौन डाला था, मतलब बनाने के रिकमेंडेशन कौन दिए थे, हिल्टन एंड यंग कमीशन 1926 में, एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेशनलाइज मतलब इसको आसान भाषा में गवर्नमेंट का अंडर में कब ले लिया गया, गवर्नमेंट के अंडर में इसको 1 जनवरी 1949 में ले लिया गया था। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, बाद में इसका हेडक्वार्टर उठ करके मुंबई में आ गया, आज का डेट में वहीं पर है करंट हेडक्वार्टर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर थे ना आरबीआई के, वो दूसरे कंट्री के थे, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नर थे, वो ब्रिटिश गवर्नर थे। इसलिए देखिए नो डाउट पहले जब स्टैब्लिश हुआ तो पहले यही बैठे थे, लेकिन वो इंडियन फर्स्ट गवर्नर नहीं थे। इंडियन फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे, इनका नाम था सीडी देशमुख। करंट गवर्नर का नाम हमेशा देख लीजिएगा, ये खाली है। करंट गवर्नर का नाम अभी का डेट में जो हम लोग जो 26 में है, अभी वो शायद संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है, लेकिन चेक करते रहिएगा ताकि वो चेंज ना हो जाए, कोई भरोसा है नहीं। अब हम लोग को मेनली पढ़ना है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो आपका बहुत तरह का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर एक फंक्शन में आपको सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक जो एक फंक्शन पे वो 55 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बहुत अच्छा से आइडिया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखे होंगे तो। सबसे पहला फंक्शन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या आपका सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स, यानी कि पूरा प्योर मोनोपोली है इसके पास। आरबीआई के पास पूरा मोनोपोली है क्या, पैसा छापने का, ठीक है, करेंसी इशू करने का कंप्लीट मोनोपोली है। तो सेंट्रल बैंक हैज अ सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन द कंट्री। समझ में आया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन जो है वो सुन लीजिए। इफ बट नॉट क्या है, इफ बट नॉट बस सिंपली इतना है, आरबीआई सारा करेंसी को छाप सकती है, बस 1 रुपया का नोट और 1 रुपया का नोट और जितना भी सिक्का है, जितना भी सिक्का सब है उसको वो छापती नहीं है। याद रखिएगा, 1 रुपया का नोट और जितना भी सिक्का सब है ना, सिर्फ 1 रुपया का सिक्का नहीं, आपका 1 रुपया का हो, 5 रुपया का हो, 10 का हो, 20 का हो, जितना भी सिक्का मार्केट में दिख रहा है, इन सबको आरबीआई इन सबको प्रिंट नहीं करती है। हाँ बट सर्कुलेट जरूर करती है, बट सर्कुलेट उसको आरबीआई जरूर करती है, ठीक है। तो अब 1 रुपया का नोट और बाकी सिक्का कौन छापता है सर, उसको छापती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलिए चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी आसान भाषा में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने का काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम क्या है आपका, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसको हेड, अब इसका अभी हेड कौन है, सीता निर्मला रमन जी इसके हेड हैं अभी, ठीक है। तो ये था आपका एक अब ये समझ में आ गया। तो भाई करेंसी छापने का अधिकार केवल इसके पास है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सारा नोट छाप सकती है सिवाय 1 रुपये का नोट और आपका सिक्का सबको छोड़ के। क्लियर। मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना नोट छाप सकती है,
अगर ये आपको अगर जानने का शौक होगा सर वो कितना मैक्सिमम छाप सकती है, कितना प्रोडक्ट अमाउंट नहीं, कितना वो नोट छाप सकती है, बड़ा अमाउंट। जैसे होता है डोमिनेशन, डिनोमिनेशन बोलने का मतलब होता है जैसे 1 रुपए का नोट है कि नहीं, आपका 5 रुपए का नोट 2 रुपए का नोट होता था, बंद हो गया। 5 रुपए का नोट है, 10 का नोट है, आपका 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का है, 500 का है, 200 का भी है, इसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेशन। इसी तरह से आरबीआई मैक्सिमम कितना छाप सकती है, 10,000 का, अगर एमसीक्यू में पूछा तो। क्लियर। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इससे पहले पैसा छपता कैसे छपता था सर, इससे पहले पेपर छपता था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेपर करेंसी एक्ट में छापती थी, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पेपर करेंसी एक्ट के तहत छपता था। आरबीआई जो पहला नोट छापी थी ना वो 5 रुपए का नोट था, ठीक है, वो 1938 में छपा था, जिसमें पहला फोटो छपा था किंग जॉर्ज 6 का, तो उसमें हम लोग गुलाम थे, ठीक है, 1938 का बात है, ठीक है, फ्रीडम नहीं मिला था। और उसी ईयर में 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का नोट छापा गया था। अच्छा, ये चीज, ये आपका सिलेबस है थोड़ा एडवांस होता है बच्चों, लेकिन सुन लीजिए, थोड़ा सा आप कुछ सीख जाइएगा नया, ठीक है, नया सीख जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आजादी के बाद से 1947 के बाद से जो नोट छपा था ना उसमें अशोक एम्बलम हुआ करता था। अशोक एम्बलम आप सुने होंगे ना, हम लोग का राष्ट्र एम्बलम है, अशोक पिलर तो हुआ करता है। बाद में फिर महात्मा गांधी का नोट सीरीज आया था। अब देखो समझिए ऐसे क्या एग्जैक्ट है क्या, महात्मा गांधी सीरीज नोट आपका 1986 में आ गया था। महात्मा गांधी सीरीज नोट बोलने का मतलब जो फोटो में महात्मा गांधी का फोटो था, हमेशा से महात्मा गांधी का फोटो थोड़ी ना था, पहले नहीं था। तो इस सीरीज को ना 1996 का सीरीज में उसको हटा दिया कौन, आपका अशोक पिलर, जो नेशनल एम्बलम है ना, उनका फोटो डाला गया नोट सब में। फिर 2016 में एक नया सीरीज दौड़ा जो आरबीआई दौड़ाई, उसको क्या बोलता है, एमजीएनएस यानी कि महात्मा, एम से महात्मा गांधी न्यू सीरीज। जो आज का डेट में आप जो नोट देखते हैं ना उसको, आज का डेट में जो आप महात्मा गांधी जी का जो नोट देखते हैं सो, और अभी का डेट में तो भाई बहुत कलरफुल टाइप से आ गया है, सो आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी थोड़ा आपको थोड़ा सा हम बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे तो डिटेल में जाएंगे नहीं। पहले क्या होता था, पहले पहले अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपया छापे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये, अगर मान लीजिए आप 10,000 करोड़ छापे हैं, तो 10,000 करोड़ के बराबर आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए। ये पहले होता था, ये बहुत पहले होता था, बहुत पहले, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत पहले। इस सिस्टम को बोला जाता था क्या, गोल्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये सिस्टम बंद हो गया, ये सिस्टम बंद हो गया। अभी जो आरबीआई जो पैसा छापती है, अभी आरबीआई जो पैसा छापती है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या नाम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व में आरबीआई को टोटल 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। कितना का, 200 करोड़ का। 200 करोड़ में वो 115 करोड़ रहता है गोल्ड में, और 85 करोड़ यानी कि 85 करोड़ रहता है बाकी दूसरा एसेट में। अब 200 करोड़ रुपए वो जमा कर ले, उसके बाद आरबीआई जितना चाहे उतना छाप सकती है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000, 50,000 करोड़, जितना उसको मान जाए, लाख करोड़। अभी टोटल करेंसी कितना दौड़ रहा है मार्केट में, 43 लाख करोड़। अभी मार्केट में हम लोग को देश का इकोनॉमी में 43 के अप्रोक्सीमेटली 43 लाख करोड़ मार्केट में दौड़ रहा है, ठीक है। तो जितना चाहो तो छापे। तो ये था बच्चों कुछ चीज जो आपको हमको बस सिंपली बताना था, बस, और नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके बाद ना आपका लेवल का नहीं है ये सब चीज, ठीक है, आपके लेवल का नहीं है। अभी जो पैसा जो छपता है ना, अभी मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि पहले गोल्ड सपोर्टेड हुआ करता था, अगर एमसीक्यू में पूछे कि अर्लियर करेंसी वाज बैक सपोर्टेड बाय गोल्ड, ठीक है, तो उस हिसाब से जितना मान लीजिए 10,000 करोड़ का अगर वो नोट छापी है तो 10,000 करोड़ का गोल्ड वो बैक सपोर्टेड रहता था। अभी गवर्नमेंट बैक सपोर्टेड नहीं रखा है, तो किस हिसाब से छपता है, उस सिस्टम को बोलते क्या है। तो देखिए, जो रिजर्व सिस्टम इसको जो मेंटेन करना पड़ता है वो तो मिनिमम रिजर्व है, लेकिन ये जो मेनली जो छपता है ना, जिसके कारण वो चलता है, देखिए पहले तो पब्लिक लोग पहले कैसे विश्वास करती थी भाई कि 10 रुपया है, 10 रुपये के बराबर क्या, 10 रुपये का सोना भी है। पहले का सिस्टम है, गोल्ड सिस्टम में 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का सोना का बराबर है। अभी का डेट है भाई तो कागज का है। तो किस कैसे चल रही है, वो चलती है फिएट मनी का नेचर के कारण। फिएट मनी क्या था, गवर्नमेंट का ट्रस्ट। इसका ट्रस्ट, गवर्नमेंट का ट्रस्ट, या आरबीआई का ट्रस्ट समझ लीजिए, आरबीआई का ट्रस्ट, जहाँ पर नोट में लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम ऑफ, मान लीजिए 100 रुपये का नोट है तो सम ऑफ 100 रुपीज लिखा रहता है कि नहीं, देखिए लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि जिसके पास भी ये 100 रुपये का नोट होगा, जो भी इसका धारक होगा, जो भी इसका बेरर होगा, उसके लिए हम 100 रुपये का लाइबल है, उतना का सिक्योरिटी, या कभी उसको लगा तो हम देख लेंगे, है ना, सेफ्टी दे रहा है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड खराब एरा खत्म हो गया था, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, स्किप। यहाँ जाइए, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये बैंक का भी काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक का भी काम करती है। अब इसमें वो कुछ अलग अलग फंक्शन करती है, जैसे देखिए, ये सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेक्शन आपके लिए नहीं था, वो दूसरा हर क्लास के लिए है। जैसे अगर आप देखे होंगे, मेरा हम अपना नाम के नीचे हमेशा
JRF और नेट लिखते हैं, ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर निकालिएगा तो नेशनल लेवल में एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाने के लिए होता है वो, इसका भी एग्जाम होता है। तो वो हम लिख देते हैं मेरा क्वालिफिकेशन है, इसलिए हम इसमें भी पढ़ाते हैं। बच्चा लोग यूट्यूब में उसमें भी चैनल है, तो क्या हो रहा है उसमें थोड़ा डिटेल में रहता है, बहुत डिटेल में पढ़ाना रहता है। तो ये चीज़ ना हम ये नोट्स उसी के लिए था, तो उतना देखना नहीं है। सिंपली जो काम का चीज़ है आपको हम सो बताते हैं। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट का काम करती है 3 तरीका से, सिंपल भाषा में। एक उसका बैंकर का काम करती है, ठीक है। बैंकर का काम करने का मतलब क्या है कि वो मैनेज करती है, ठीक है। कैश को, उसका अकाउंट को वो मैनेज करने का काम करती है। बैंक का, गवर्नमेंट का। देखिए आरबीआई में कौन अकाउंट खुला सकता है? आपका एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 2 गवर्नमेंट इंडिया का आपका आरबीआई में अपना अकाउंट खुला सकती है और उसका वो बैंकिंग काम करती है। मतलब जो भी पैसा लेने या देने का काम होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। कौन कर देगी? आरबीआई कर देगी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे जैसे कि देखिए टैक्स हम लोग देते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन होता है ना, टैक्स को कलेक्ट होता है, क्या गवर्नमेंट को जाता है? पहले आरबीआई को जाता है, आरबीआई फिर लोग को भेजती है, ठीक है। या आरबीआई को जाता है मीन्स कि गवर्नमेंट का अकाउंट में आरबीआई उसको उस प्रोसेस को काम करने का मेनली काम करती है कौन? आरबीआई। मतलब देखभाल करने का काम कि भाई पेमेंट इतना करना है, इतना पेमेंट लेना है, कौन करता है? उसको गवर्नमेंट करता है, ठीक है। आपको जो कुछ भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, सब्सिडी कुछ भी होता है, वो सारा मैनेज का काम कौन करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करती है। तो एक फंक्शन तो ये था गवर्नमेंट के लिए, बैंकर फंक्शन, ठीक। इसमें आप खाली ये वाला पॉइंट लिखिएगा कि रेवेन्यू रिसीव टैक्स कलेक्शन एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आपके लिए बस ये पॉइंट, बाकी पॉइंट छोड़ दीजिए। दूसरा क्या, उसका एजेंट का काम करती है। एजेंट का काम करती है मतलब जो OMO पढ़े रहते हैं बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी में पढ़िएगा, आगे में पढ़ाया भी नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको जिससे क्या फिर बोलो ट्रेजरी बिल, उसको गवर्नमेंट आके बेचती है। क्या गवर्नमेंट बोलते हैं क्या? अरे ट्रेजरी बिल ले लो, 10 लगाओगे कल 20 पाओगे, ऐसे बोलते क्या? नहीं, ये सारा हिसाब किताब आरबीआई देखता है। उसका अपना ऑफिशियल प्रॉपर अकाउंट है, ठीक है, उसका अपना वेबसाइट है, उससे वो प्रॉपर देखता है, वहां से हैंडल होता है, ठीक है। तो जो एज ए एजेंट का काम करती है मतलब व्हाट, कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बेचती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज करती है। यानी कि जितना भी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल और परचेज करने का काम करती है। भले आप पैसा आरबीआई को दिए, लेकिन वो पैसा एक्चुअली सही मायने में गवर्नमेंट को गया रहता है, ठीक है। जो आप सिक्योरिटी बिल खरीदे रहते हैं सो, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट का अगर लोन लेना हो किसी दूसरा कंट्री से तो कहाँ से लेगा? IMF से लेगा। समझ में आया? अच्छा एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, पता नहीं लिखना भूल गए हैं क्या, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। क्या आरबीआई आरबीआई ऐसा समझिए, क्या आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे सकती है? आरबीआई क्या गवर्नमेंट को लोन दे सकती है? आरबीआई को पैसा छापने का हक है ना, तो जितना चाहे छाप के दे सकती है कि नहीं दे सकती है? ध्यान से सुनिए, आरबीआई गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म टाइप का लोन दे सकती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइप का लोन दे सकती है, यूजुअली 90 डेज का लोन दे सकती है। और वो भी किस लिए? गवर्नमेंट कब देगी? गवर्नमेंट टू ब्रिज अ टेम्पररी मिसमैच ऑफ बिटवीन इट्स कैश एंड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। केवल कुछ समय के लिए जो कैश का जो शॉर्टेज पड़ जा रहा है केवल उसके लिए दे रही है, वो एक प्रकार का टिपिकल लोन नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसा क्यों, भूलिए मत बच्चों, ये आरबीआई अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही है। आरबीआई अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है, भले इसका अपना ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई को ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी का भाई अपना पावर है, अपना सब कुछ है, बट है तो वो अल्टीमेटली देश का ना, गवर्नमेंट का ही है ना, है कि नहीं? वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है। तो सोचिए अगर आरबीआई छाप के लोन दे देगी, मतलब खुद ही मतलब लोन देने वाला भी गवर्नमेंट और लोन लेने वाला भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो जाएगा? लोन देने वाला भी गवर्नमेंट हो गया और लोन लेने वाला भी गवर्नमेंट हो गया, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, आरबीआई क्या है कि एक अपना, आरबीआई जो होता है ना वो आपका समझ लीजिए एक प्रकार का इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, ठीक है। वो अपना स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा बना हुआ है या अपना स्पेशल एक्ट को पास करके बना है। आरबीआई अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट अगर वो अर्न करती है, वो प्रॉफिट वो गवर्नमेंट को दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, गवर्नमेंट को अगर लोन नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ल्ड बैंक से, फिर इस वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इस सब को हम लोग कोई लोन लेने क्यों जाए? आरबीआई से लोन ले लेते हैं, अपना देश का है। तो समझिए लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है, इकोनॉमी रन नहीं करेगा वैसा। समझ में आया? तो ये है। तो दूसरा फंक्शन जो आरबीआई करती है वो क्या है आपका? एज ए एजेंट का काम करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी सेल करती है, परचेज करती है, या गवर्नमेंट के बिहाफ पे IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन देती है या लोन पे करने का काम करती है। फिर याद रखिएगा
गवर्नमेंट का एजेंट फंक्शन है, फॉरेस्ट कस्टोडियन का भी वो काम करती है, ठीक है। फिर लास्ट आता है क्या आपका एडवाइजरी फंक्शन। गवर्नमेंट के लिए वो एडवाइजरी फंक्शन का भी काम करती है, यानी कि पॉलिसी वॉलिसी बनाने का भी वो काम करती है कि इन्फ्लेशन में या पैसा को सप्लाइज करना हो तो कैसे किया जाए, इस तरह का पॉलिसी बनाने में भी आरबीआई हेल्प करती है। तो ये था बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ हम लिख के दिए थे यहाँ पर, आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फंड द गवर्नमेंट बजट डिफिसिट। अगर गवर्नमेंट जो खर्चा ज्यादा कर दी है, होता है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और खर्चा कम है, सॉरी, इनकम इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब आमदनी 18 और खर्चा रुपया है, तो कमा रही है 50 पैसा और खर्च कर रही है, तो गोविंदा का पिक्चर है ना। तो उस तरह का हैंडल करने के लिए आरबीआई को लोन नहीं दे सकती है। इट ओनली हैंडल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थ्रू डब्ल्यूएमए, जो थोड़ी देर पहले देखे थे, फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म नीड द आरबीआई एक्ट एज द एजेंट टू हेल्प गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द पब्लिक बैंक, और जैसे गवर्नमेंट इस तक आरबीआई मतलब लोन लेने का काम नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का भले ले सकती है, और जो एजेंट का काम है वो भले वो कर दे, ठीक है। पब्लिक से लोन लेने में हेल्प कर सकती है लेकिन खुद वो लोन दे नहीं सकती। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इसमें देखिए बच्चों, गवर्नमेंट बैंक में 3 फंक्शन है। कौन कौन 3 इंपॉर्टेंट था? एक 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 है, ए करके क्या था, एज ए बैंकर, गवर्नमेंट एज ए बैंकर का काम करती है, एज ए एजेंट का काम करती है, और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजरी। 3 फंक्शन के अंदर में 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, मोर देन एनफ। बैंकर्स बैंक्स एंड सुपरविजन। अब इसमें बहुत सारा फंक्शन है, देखिए एक है आपका बैंकर्स बैंक, यानी कि ऑपरेशनल रोल, ऑपरेशनल फंक्शन, ठीक है, याद रखिए क्या आपका ऑपरेशन फंक्शन, ऑपरेशन फंक्शन, ये बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन के अंदर में है, जहां में पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है कि किसके अंदर, याद रखिएगा इसके अंदर में आता है आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का फंक्शन, यानी कि जो सीआरआर के जो तौर पे जो जमा होता है ना, सो वाला फंक्शन, आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन, ये सब इसके अंदर आता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा है, बहुत बार पूछा कि भाई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसके अंदर आता है, तो ये आपका एज ए बैंकर ऑपरेशन फंक्शन के अंदर आता है, एज ए बैंकर्स बैंक का वो ऑपरेशन फंक्शन के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बैंकर्स बैंक का वो अंदर में आता है, यानी कि बैंकों का बैंक के अंदर में फंक्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम पे, ऑपरेशनल रूल, यानी कि ऑपरेशन फंक्शन के अंदर आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब होता क्या सर, डिटेल में नीचे देखेंगे, ठीक है। अभी बस जान लीजिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जनरल ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एज ए बैंकर्स बैंक फंक्शन में, जिसको हम लोग ऑपरेशन फंक्शन या ऑपरेशन रोल भी बोलते हैं, उसमें वो आता है। एज ए सुपरवाइजर या बोलिए सुपरवाइजर या फिर बोलिए रेगुलेटरी फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आता है, सो देखिए, लाइसेंस देने का काम आता है, नया बैंक खुलते ही लाइसेंस देने का काम आता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अलग अलग नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है सर, सिंपल शॉर्ट में, मान लीजिए एक कमर्शियल बैंक एसबीआई लोन दी इस आदमी को, अब ये आदमी उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, अभी क्या कहलाएगा आपका एनपी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि इससे पैसा आप ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसका नॉर्म्स को डिसाइड करती है, रूल रेगुलेशन को, मैनेजमेंट कंट्रोल को, ठीक है, बहुत बार बैंक का सीईओ ये सब को मैनेज करती है। इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट का इंस्पेक्शन मतलब जरूरत पड़ने पे बैंक किसी भी बैंक का इंस्पेक्शन और ऑडिट करवा सकती है, अमलगमेशन और लिक्विडेशन भी करा सकती है, जरूरत पड़ने पे, एक सेकेंड ना, जरूरत पड़ने पे 2 बैंक को अमलगमेशन, अच्छा अमलगमेशन क्या होता है सर, 2 बैंक को आपस में मिला देना, 2 बैंक को आपस में मिला देना। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है सर, किसी एक बैंक को बैंकरप्ट कर देना, मतलब उसको डिसॉल्व कर देना, हटा देना पावर से, ठीक है। तो ये है, तो याद रखेगा बच्चों, एग्जाम में एमसीक्यू में से पूछता है कि ये सब फंक्शन किसके अंदर आता है, क्वेश्चन ने पूछ दिया कि कमर्शियल बैंक गेट लाइसेंस एज पर विच फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो कौन फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन या फिर बोलिए रेगुलेटरी फंक्शन, और मैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। लाइसेंस हो गया, चाहे इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट हो गया, अमलगमेशन हो गया, ये सारा फंक्शन किसके अंदर में आता है, ये आता है आपका सुपरवाइजरी या फिर बोलिए रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर, और ये सब किसके अंदर में आता है, ये सब आता है हम लोग का बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजर, ठीक है। ये सॉरी, ये सब आता है आपका एज ए बैंकर्स बैंक या ऑपरेशनल फंक्शन, ठीक है, ये सब, और इन दोनों ये सब, ये ए और ये बी, ये दोनों आता है किसके अंदर में, आपका ये बैंकर्स बैंक का सुपरवाइजरी, ठीक है। ये हो गया। एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका क्या मतलब होता है सर, सिंपल सा मतलब है, एक कमर्शियल बैंक था, देखिए कमर्शियल बैंक के पास जाके आदमी लोग पैसा जमा करते रहती है ना, आम पब्लिक। अब कमर्शियल बैंक को किसी कारण से भाई वो पब्लिक से पैसा ले नहीं पाई, अलग अलग बैंक में अलग अलग मतलब सब तरफ से हाथ पैर मारे कि भाई मेरे पास पैसा जमा कर दो, हमको लिक्विडिटी का दिक्कत हो गया, लिक्विडिटी का दिक्कत हो गया मतलब मेरे पास पैसा का कमी आ गया, हमको कस्टमर आपको देने में दिक्कत हो रहा है, तो सही सब जगह गई, कहीं नहीं मिला, तो वो हाथ पैर मार के जब थक गई तो कहाँ गई, आरबीआई।
तो जब कहीं से भी जब पैसा ना मिले तो लास्ट होप कहाँ होता है? आरबीआई। इसलिए क्या बोलते हैं? एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सर मैं अब आपको लग रहा होगा कि सर जब ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जब ले सकती थी, ये जो कॉमर्शियल बैंक था जब ये आरबीआई से ले सकती थी, तो इधर उधर हाथ पैर क्यों मारने गए, क्यों छटपटाने गए? ऐसा इसलिए बच्चों कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन को चूज करना, समझिए, बहुत हेडेक है, इसे बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? छोटा मोटा दिक्कत देख लीजिए। होता क्या है कि ये आपका बैंक का रेपुटेशन को हर्ट कर देगा कि भाई तुम एक बैंक है और तुमको पब्लिक तुमको पैसा नहीं दे रही है, तुम्हारे पास जमा क्यों नहीं करा रही है पैसा बैंक, मतलब बैंक में पैसा पब्लिक लोग क्यों जमा नहीं करा रही है, तुम मार्केट से पैसा क्यों नहीं उठा पा रहा है, तो आपका रेपुटेशन में दाग लग जाएगा, पब्लिक का ट्रस्ट टूटेगा कि ये भाई ट्रस्टवर्दी बैंक नहीं है, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले पाती है। एसबीआई कितनों गाली खाता है, एसबीआई अपना सर्विस के लिए कितनों गाली खाए, पर इसके पास अनाप शनाप पैसा है, क्योंकि पब्लिक से कितनों गाली देने के बाद भी लास्ट में हम लोग एसबीआई पे अकाउंट खुलवाते हैं। सर्विस बहुत गंदा रहता है, बुरा भला बोलते हैं, भड़ास निकालते हैं, क्या करेंगे? समझ में आया? तो टेम्पररी लीव के लिए होता है। और एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कारण अगर गई है लोन लेने, तो जो बाकी रेट होता है ना, पर रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब खासकर बैंक रेट तो बंद हो गया है, जो रेपो रेट होता है बंद नहीं हुआ है, पर अब इस्तेमाल नहीं करती उसको आरबीआई। तो जो रेपो रेट में अगर 6% होगा ना, तो वो इस पर कम से कम 8% लगा देगा। याद रखिएगा बच्चों, आरबीआई आरबीआई कॉमर्शियल बैंक का भलाई के लिए नहीं बैठा है, आरबीआई बैठा हुआ है पब्लिक का भलाई के लिए। इसका वो बोझ ढोने नहीं बैठा, वो नहीं चाहती है कॉमर्शियल बैंक उसके पास आकर के लोन ले। भाई तुम एक कॉमर्शियल बैंक हो, खुले हो, तो तुम खुद अपना सारा चीज डील करो, मेरे पास बार बार पैसा मांगने नहीं हो। समझ में आया? तो ये लिखा हुआ है द आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ओनली द बैंक्स दैट आर इलिक्विड, लिक्विड नहीं, लिक्विडेशन नहीं है, इलिक्विड मतलब जो आपका अभी भी हुआ क्या है, देखिए ये जनरली किस तरह कंडीशन में दे रही है लास्ट रिजॉर्ट में, हो क्या रहा है, एक बैंक है मान लीजिए एबीसी नाम करके, इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा था, अभी अपना सारा पैसा ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। और वैसे भाई बैंक अपना सारा पैसा इन्वेस्ट में लगा देती है, इन्वेस्टमेंट लगाती है तब ना कुछ पैसा प्रॉफिट के तौर पे कमाएगी वो। अब ये काम वो अच्छा करे, सब कुछ अच्छा किया है, अब किसी कारण से इसके पास पैसा एकदम नहीं है, मतलब कैश में पैसा नहीं है, और कोई कस्टमर आ गया और पैसा मांग रहा है, और ये सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा ये बैंक अभी डूबा नहीं है, तो भाई इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट ये करके बैठा हुआ है, पर इन्वेस्टमेंट तो 1 साल बाद खुलेगा, 2 साल बाद होगा, पता नहीं क्या भाई, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब तुरंत थोड़ी पैसा ले सकते हैं, 1 साल बाद आइए, 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद आना होगा। अब ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठ गई, अब इसको कैश का दिक्कत हो गया, कोई कस्टमर आके मांग दिया, अचानक से 1000 कस्टमर आ गया, अब बोलो मेरा पैसा दीजिए, ये तो फंस गई ना, बैंक फंस गया कि नहीं? तो इस केस में वो कहाँ जाएगा, वो आरबीआई के पास, यहाँ पर उसको आरबीआई लोन दे देगी, क्योंकि भाई वो उसको कंडीशन ठीक है, बस करंट सिनेरियो ऐसा हो गया कि उसके पास अभी के लिए पैसा नहीं है, तो ठीक है लोन दे देते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे। तुमने मूर्खता क्यों किया, ठीक है, तुम एलआरआर को ठीक से मेंटेन क्यों नहीं किया, इस टाइप का बहुत सारा इशू हो सकता है। और किसको लोन नहीं देगी, जो आपका बैंक करप्ट होने कगार पे है, तो उसको वो लोन नहीं देने वाली आरबीआई, उसको लोन जल्दी से नहीं देगी, ठीक है। तो ये था, कहाँ चला गया वो, आ गया। अब एक और फंक्शन देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल सा है, आरबीआई सारा फॉरेन करेंसी को मेंटेन करती है, ठीक है, जितना भी बायर सेलर लोग होता है, जो भी सेल परचेज जो भी करना होता है फॉरेन करेंसी में, ये सारा का सारा डील कौन करता है, आपका आपका आरबीआई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन रिजर्व चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी को भी हैंडल करना हो एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज, वो सब कहाँ से होगा, आपका आरबीआई से। समझ में आया? ये लिखा हुआ है, चाहे फॉरेन करेंसी खरीदना हो, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो, चाहे एक्सटर्नल स्टॉक हो, ये सारा मेंटेन जो होता है वो आरबीआई करती है। अच्छा यहाँ पर देखिए, क्या हो क्या होगा अगर आपसे एग्जाम में पूछे गए, व्हाट कैन आरबीआई डू इफ रुपीज वैल्यू फॉल, अगर पैसा का वैल्यू गिरे जा रहा है, उस सिनेरियो में क्या आरबीआई कुछ कर सकता है, क्या आरबीआई कुछ कर सकता है उस सिनेरियो में? तो हाँ कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। क्या कर सकता है, सो देखिए, बिल्कुल कर सकता है, अगर रुपीज का वैल्यू गिर रहा हो ना, तो करेगी क्या, वो डॉलर को सेल कर देगी, क्या करेगी, डॉलर को सेल कर देगी। आरबीआई के पास रिजर्व होता है, अपने देश के पास रिजर्व अभी शायद 600 से 700 बिलियन डॉलर का है, ठीक है, घटते बढ़ते रहता है, पेमेंट सेमेंट लोग करते रहते हैं ना, घटते बढ़ते रहता है, 600 से 700 बिलियन डॉलर पे है, ठीक है। अब भाई रुपीज का वैल्यू देखिएगा अभी डेट में, 1 रुपया में अभी जो टाइमिंग है, 1 रुपया में 95, $1 का रेट कितना हो गया, 95 रुपीज हो गया है, यानी कि आप 95 रुपीज दीजिएगा तो आपको $1 मिलेगा,
तो वैल्यू गिरे जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू गिर क्यों रहा है सो समझिए पहले। आंसर आपको लिखना क्या सो समझिए, उतना डिटेल आपको जानना नहीं है, बस बेसिक खाली समझिए। अभी जो आपको समझा रहे हैं वो बेसिक है, लेकिन आप लोग को यही एडवांस लगेगा। अभी जो समझा रहे हैं बच्चों वो होगा बेसिक, लेकिन आपको लगेगा यही एडवांस चीज है। क्या चीज सीख गए हम, सीख लीजिए क्या है। देखिए रुपीज का वैल्यू क्यों गिर रहा है इंडियन मार्केट में या कहीं भी। रुपीज का वैल्यू गिरने का मतलब सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सिंपल तो बताता है भाई कि रुपीज का वैल्यू इसे गिर जा रहा है, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई है इसलिए वो गिर जा रहा है। तब होगा क्या, आरबीआई क्या करी, डॉलर को सेल कर दी। अब सोचिए आरबीआई डॉलर को सेल की तो मार्केट में क्या जाएगा, मार्केट में सिर्फ डॉलर डॉलर आ जाएगा, आएगा डॉलर को सेल करने लगेगी। और जो लोग डॉलर खरीदेगा वो लोग बदले में आरबीआई को क्या दे देगा, आरबीआई को ये जो आम पब्लिक लोग है इसको वो डॉलर सेल कर दी, इसके पास चला गया डॉलर, है कि नहीं। और ये आदमी था के पास जो रुपी सब था जो मार्केट में बहुत ज्यादा था, वो क्या हुआ, उठ के चला गया आरबीआई के पास। तो सारा रुपीस तो उठ के कहाँ चला गया, आरबीआई पास उठ के आ गया। तो ये जो सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। और जब सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, वैल्यू आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यानी कि जो 95 रुपये में पहले आपको $1 मिलता था, अब वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, आपको कम पैसा देना पड़ेगा। कम पैसा मतलब क्या, अब आपको 80 रुपये दिए, 80 तो बहुत ज्यादा हम बोल दिए लेकिन ठीक है वो तो ठीक है, ले लीजिए 80 रुपये दिए और आपको $1 मिल गया। यहाँ पर वैल्यू बढ़ा है, याद रखिएगा। जैसे मैं सोचेगा सर 95 से आप 80 कर दिए और बोलते हैं वैल्यू बढ़ा, हाँ बच्चों वैल्यू बढ़ा ऐसे बढ़ा है, पहले आप 95 रुपये देते थे तब आपको 1 मिलता था, और आप केवल आप 80 दे रहे हैं, आपको वैल्यू बढ़ा ना। वैल्यू यहाँ पर नंबर गिरा है, वैल्यू तो बढ़ा है ना, है कि नहीं। पहले ज्यादा देते थे आपको 1 ही मिलता था, अब कम दे रहे हैं आपको अभी भी 1 मिल रहा है, तो क्या वैल्यू यहाँ पर बढ़ा है। तो इस तरह से वो हैंडल करती है, समझ में आया। तो आपको लग रहा होगा सर कि अब हम लोग का रुपीज इतना गिरे जा रहा है, तो आरबीआई रुपीस इतना गिरे जा रहा है हम लोग का, तो आरबीआई वहां पर इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती। बच्चों वो एक लिमिट तक कर सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आरबीआई जो है ना, ये जो पैसा के साथ जो चेंज कर रही है, मतलब डॉलर बेच करके उसको रुपीस में जो मार्केट में जो कर रही है, उसका एक लिमिटेशन है, उसको वो अनाप शनाप नहीं कर सकती, एक लिमिट तक ही कर सकता है, उससे ज्यादा करना उसके बस की बात नहीं है, समझ में आया। तो ये था बच्चों, ठीक है, तो मीनिंग हो गया। और सेम इसका अच्छा, तो उस केस में हाँ, एक तो तरीका हो गया, ये डॉलर सेल कर सकती है वो, अगर आरबीआई का वैल्यू अरे बोलते हैं रुपीज का वैल्यू गिर जाता है, डॉलर सेल कर सकती है। और क्या कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। सर इससे क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट रेट को अगर वो इंक्रीज करेगी ना आरबीआई, तो बहुत सारा लोग इंडिया का, चाहे इंडिया का हो चाहे समझ लीजिए अब्रॉड का हो, यानी इन्वेस्टर लोग हो, वो क्या करेगा, आरबीआई के पास आकर के पैसा अपना डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दी है, या मान लीजिए पब्लिक लोग के पास है, वो कमर्शियल बैंक में जाके जमा कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या, मार्केट से, कमर्शियल बैंक से सारा पब्लिक से, पब्लिक के पास जितना ज्यादा था वो सप्लाई बढ़ा हुआ था ना, सप्लाई को कम ही तो करना खाली। तो पब्लिक के पास, अलग अलग इन्वेस्टर के पास जो रुपीज था, या तो कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा या तो आरबीआई के पास चला आ जाएगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, वैल्यू अपने आप हो जाएगा। तो दो तरीका आप सीख लीजिए, ठीक है। एक एक आपका एक हम लोग एक है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ताकि ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में वो लोग अपना पैसा जमा कर, होता ना, वो क्या करेगा भाई, वो लोग अपना 1 लाख रुपए जमा कर देंगे। हम पहले 5% लोग, कमर्शियल बैंक थे आरबीआई, ठीक है, ये लोग पहले उसको 5% का रिटर्न देती थी, यानी कि अगर कोई 1 लाख जमा किया है तो उसको 5 लाख का प्रॉफिट देती थी। अब आरबीआई बोले हम इसको बढ़ा करके 10 कर दिए, तो बहुत लालच में क्या होगा, सारा अपना रुपीज ला करके जमा कर देगा, नहीं चाहे कमर्शियल बैंक को जमा कर देगा तो आरबीआई को जमा कर देगा। तो उससे क्या होगा, अब 10% 1 लाख में जमा किया, उसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, तो पहले से ज्यादा कमा रहा है कि नहीं। तो इससे भी मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट में गिर जाएगा, सप्लाई मार्केट में गिरेगा तो वैल्यू रुपीज का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये था बच्चों क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये तो हम बहुत बार आपको समझाए हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलने का सिंपल क्या मतलब होता है बच्चों, कि मान लीजिए आप हैं, ये बताए थे, आपके पास एटीएम कार्ड किसका है, एसबीआई का, और आप अकाउंट पैसा कहाँ से निकालते हैं, आप पैसा निकालते हैं आईसीआईसी से, पैसा निकालते हैं आप एचडीएफसी से, हमेशा सरकार प्राइवेट बैंक में जाएंगे, सरकारी बैंक में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं, बोले सर वहाँ चेंज नहीं मिलता है, और साथ ही साथ जो प्राइवेट बैंक होता है उसमें एसी उसी लगा रहता था, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा खाने में सर अच्छा भी लगता है, ठीक है। मुझे बच्चों आपके पास एसबीआई था, आप पैसा निकाले आईसीआईसी से, आप पैसा निकाले एचडीएफसी से, आप तो पैसा निकाले और चल दिए घर। अब जब ये लोग जब बैठेगा तो हिसाब किताब करेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ये लोग आपस में लड़ेगा नहीं, ठीक है। एसबीआई बोलेगा किसको, आपका एचडीएफसी को, कि एचडीएफसी तेरा कस्टमर में से पैसा निकाल के लेगा, हमको वापस करो। तो
इधर फिर SBI को ICICI इधर बोलेगा तुम उसको क्या डांट रहा है, तुम तेरा कस्टमर ने पैसा खुद पैसा लेके तुम हमको वापस करो, लड़ मर जाएगा, लड़ने मरने लगेगा ये लोग आपस में। तो लोग क्या करेगा, ये लोग पहुंच जाएगा किसके किसके पास, अपना बाप के पास। बाप कौन है ये लोग भाई, RBI बाप है। तो RBI क्या करेगी, वो जो RBI सारा अकाउंट देखेगी, सबका सारा बैंक अकाउंट देखेगी, और सारा अकाउंट देखने के बाद बता देगी भाई कि कौन सा बैंक किसको कितना पैसा देगा, कौन सा बैंक कितना किस बैंक से कितना पैसा लेगा, सेटलमेंट कर देगी। केवल ATM का ट्रांजेक्शन नहीं, जितना भी चेक भी हम लोग किसी भी बैंक का जमा करते हैं, अब तो कोर बैंकिंग सिस्टम है ना बच्चों, तो किसी भी बैंक का किसी भी बैंक में आप चेक जमा कर सकते हैं। तो ये सारा सेटलमेंट का जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर है, ठीक है। एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, स्टेलाइजेशन फंक्शन। अब सर ये किस चीज का नाम है, स्टेलाइजेशन फंक्शन। स्टेलाइजेशन फंक्शन क्या होता है बच्चों, कि जो सडन इफेक्ट पड़ता है ना फॉरेन मनी का मार्केट में, ठीक है, सडन शॉक वेव जो पड़ता है, इस शॉक वेव को झेलने के लिए जो तरीका जो प्रोसेस अपनाती है ना RBI, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन फंक्शन। क्या मतलब हो सकता है, सिंपल भाषा में पहले समझ लीजिए। इससे हो क्या रहा है कि जो फॉरेन मनी है ना इंडियन मार्केट में एकदम से घुस गई, एकदम से मार्केट में इन कर गई, तो उससे होगा क्या समझिए। मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए वो साउथ कोरिया कोई कंपनी है बहुत बड़ा, वो इंडिया में अपना पूरा बिल्डिंग खोलना चाहती है, पूरा फैक्ट्री ओपन करना चाहती है। कोई मोबाइल कंपनी हमारी सैमसंग ही है, सैमसंग अपना बहुत बड़ा प्लांट खोलना चाहती है इंडिया में, उसके लिए वो $100 मिलियन, बहुत पैसा, $100 मिलियन, इतना पैसा वो खर्चा करने को तैयार है, ठीक है। अब होगा क्या, ये $100 मिलियन जाकर क्या करेगा, $100 मिलियन जाकर के वो दे देगी पहले RBI को, डॉलर में है, और RBI बदले में उसको क्या देगा, दे देगा रुपीस। क्या दे देगा, रुपीस दे देगा। अब ये रुपीस कहाँ वो खर्च करेगा, इंडिया में ना खर्च करेगा, इंडिया में ही खर्च करेगा। क्यों कि भाई ठीक है, अब फैक्ट्री बनाना है तो फैक्ट्री के लेबर मटेरियल जितना भी सब इंडिया का ही लोग हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इंडियन मार्केट में जो पहले नॉर्मल टाइप का था, इंडियन मार्केट में एकदम से $100 मिलियन का खर्चा आ गया, मतलब पैसा सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। एकदम से मनी सप्लाई क्या होगा, एकदम से बढ़ेगा। $100 मिलियन यहीं पर है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। तो एकदम से मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एकदम से मनी जो आपका मनी सप्लाई है वो एकदम से हाइक कर गया, एकदम से बढ़ गया। और जब मनी सप्लाई एकदम से बढ़ेगा तो बताइए क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या आता है, एक ही प्रॉब्लम तो आता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने लगेगा। आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, आपका हाथ को खुजली होने लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर ₹5 खर्च करते हैं, वहां पर आप ₹10 खर्च कीजिएगा। जो चीज आपको 5 में मिल सकता था, बोले भाई तुम हमको दो, हम तुमको 5 की जगह ₹7 देंगे। करते नहीं बाजार, आप सोच के देखिए ना, अगर बाजार में आलू बिक रहा हो और मान लीजिए केवल 10 किलो आलू आया और पास बहुत पैसा है, ठीक है, और बाकी कस्टमर के पास कम पैसा, तो आप बोलेगा ना किससे आलू, बोलेगा ₹10 के जी, हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है 2 किलो आलू दो, 3 किलो आलू दो। जब आप अननेसेसरी खर्चा कीजिएगा और आपका खर्च करने क्या होगा, आप उसको महंगा भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। अगर बाकी लोग भी ₹10 देने में तैयार हो गया तो आप बोलेगा अरे मेरे पास पैसा कम ही है, कितना तुम्हारा रेट है, ₹10 ना, तुमको देंगे हम ₹50 पर केजी। तो क्या आप क्या आलू का रेट बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन खुद ही लेकर के आ गए। ये हम एक का उदाहरण दिए। इन्फ्लेशन तब होता है बच्चों जब सभी चीजों का दाम बढ़े, केवल आलू का दाम बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते, ठीक है, सिंपली प्राइस हाइक है या प्राइस फ्लक्चुएशन है। इन्फ्लेशन बोलने का मतलब होता है सबका दाम बढ़ना चाहिए। क्लियर। तो क्या होगा, अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, एकदम से वो जो कंपनी आई साउथ कोरिया का जो सैमसंग कंपनी आई, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट की, उससे क्या हो गया, हम लोग का इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। पर ये सेविंग होने लगता है ना, एक सेकेंड ना, इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। अब इन्फ्लेशन आ गया मीन शॉर्ट, इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब उसको ठीक करना है, ठीक कैसे करेंगे, बस मनी सप्लाई को कम कर देंगे कोई ना कोई तरीका से। मनी सप्लाई को हम लोग कम कैसे करते हैं, ऑब्वियस है, जो आप पढ़े होंगे, अभी तक पढ़ा है तो हम तो नहीं पढ़े हैं, अभी से पढ़े होंगे तो क्या करते हैं, आपका जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी हो, चाहे आपका CRR हो, आपका रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, क्या करेंगे, CRR बैंक रेट इसको क्या होगा, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे क्या होगा, फिर मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो अब क्या, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। मनी सप्लाई को पहले कम ही करना है ना, इन्फ्लेशन आया, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है, तो वही काम करते हैं, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। मनी सप्लाई कम कैसे होगा सर, सिंपल सा है, आप क्या कीजिएगा, रेपो रेट को बढ़ा दीजिए, बैंक रेट को बढ़ा दीजिए, सबको बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक सारा पैसा वापस बैंक में चला जाएगा। फिर रुपीज फिर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपका इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। ये है, ठीक है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसमें क्या करती है RBI, इसमें बस मनी सप्लाई को जरूरत पड़ने पे ज्यादा, मनी सप्लाई को जरूरत पड़ने पे कम, ये करती है, ये करती है ना। अब ये मनी सप्लाई को ज्यादा और मनी सप्लाई को जो कम करती है ना,
इसी के अंदर में दो टूल्स आता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक क्वांटिटेटिव टूल्स, एक है हम लोग का क्वालिटेटिव टूल्स। सर कुछ अंतर होता है दोनों में? हाँ बिल्कुल अंतर होता है। क्वांटिटेटिव टूल जो होता है ना, वो टोटल वॉल्यूम को फोकस करता है। क्या मतलब हुआ सर टोटल वॉल्यूम बोलने का? ये तो ऐसे ही सर हम लोग को साइंस खराब था, ऊपर से आप वॉल्यूम मैथ कुछ का बात कर रहे हैं। वॉल्यूम बोलने का मतलब होता है कि टोटल कितना पैसा छपा है उसको ज्यादा या कम करेगी। जैसे कि मान लीजिए अभी इकोनॉमी में 43 लाख करोड़ छपा हुआ, ठीक है। अब मार्केट से अगर ये पैसा कम करेगी या तो फिर पैसा ज्यादा करेगी, मनी सप्लाई को या तो कम करेगी, ज्यादा करेगी। जो छापा उसको या तो बढ़ा देगी मनी सप्लाई, या तो उसको कम कर देगी। ये क्या, ये टोटल वॉल्यूम को देखो एडजस्ट करने का काम करे पूरा इकोनॉमी में, समझा। इस 43 करोड़ को हो सकता है वो 44 कर दे, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ गया। इस 43 को घटा कर क्या कर दे, इकोनॉमी से कम हटा करके 40 कर दे, 40 लाख करोड़ क्या, मनी सप्लाई कम हो गया। यानी कि उसको कम ज्यादा करती है इकोनॉमी का सिचुएशन के हिसाब से, जैसा देश का परिस्थिति उसी के हिसाब से, या तो ज्यादा या तो कम। ज्यादा कब करेगी, जब देश को डेवलपमेंट की जरूरत पड़ता है तो ज्यादा पैसा छोड़ेगी मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करेगी, वो पैसा मनी सप्लाई कम कर देगी। तो जब वो उसका जो फंक्शन होता है ना, वो आता है आपका किसमें, क्वांटिटेटिव टूल्स में। तो सर ये क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? क्वालिटेटिव टूल्स में देखा जाता है कि भाई पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। सर सही डायरेक्शन में मतलब क्या, वो स्ट्रेट चल के जाती है? नहीं, स्ट्रेट चल के नहीं जाती है बच्चों। सही डायरेक्शन बोलने का मतलब पैसा हर सेक्टर में पहुंचना चाहिए, पैसा हर सेक्टर में पहुंचना चाहिए। जैसे कि पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पहुंचे, पैसा एजुकेशन सेक्टर में भी पहुंचे, पैसा आपका एमएसएमई में पहुंचे, पैसा आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पहुंचे, सब जगह पैसा पहुंचे। इस बात का भी ध्यान रखने का काम करती है कौन, आरबीआई। और वो किस टूल से देखती है, क्वालिटेटिव टूल से देखती है। समझ में आया, मेन डिफरेंस ये था, ठीक है। इसी में और भी कुछ कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी में आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव उतना मैटर नहीं करता है, स्कोप ये सब मतलब सेम। हाँ एग्जांपल देख लीजिए, मेन एग्जांपल क्वांटिटेटिव में मनी सप्लाई को कम ज्यादा करे कैसे करती है, कम ज्यादा करती है वो सीआरआर में, आपका एसएलआर में, आपका ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब से करती है। ये आपका क्वांटिटेटिव का। क्वालिटेटिव में क्या, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका ना क्वालिटेटिव में आता है, क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट में आता है आपका क्वालिटेटिव टूल्स में। क्रेडिट राशनिंग हो गया, मोरल सुएसन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया। सर ये सब क्या होता है, इसको आपको डिटेल में देखना है कि कैसे इससे आखिरकार मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। सो ठीक है, ये था एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर भी आपको उठ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सब ना एकदम लीगल मैंडेटरी होता है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स में आपका जो आपका रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है ना, ये आपका लीगली मैंडेटरी है। ये क्या आपका पार्शियली है, किसी में है किसी में। जो डायरेक्ट एक्शन है वो आपका लीगल उसमें बाइंडिंग करती है कॉमर्शियल बैंक को। सर लीगल बोले मतलब क्या है, मान लीजिए अगर बैंक रेट, जो कमर्शियल बैंक है रेपो रेट बढ़ाई, कमर्शियल बोलते हैं सॉरी, आरबीआई पहले रेपो रेट बढ़ाई और कमर्शियल बैंक नहीं बढ़ा रहा है, तो इस पे लीगल एक्शन ले सकती है आरबीआई, समझ में आया। और इसमें क्या है, जो डायरेक्ट एक्शन जो था ना यहाँ पर, उस पर वो लीगली एक्शन ले सकती है। और जो बाकी जो है, जैसे बाकी सब पे इस सब पे मतलब लगा सकती है, पर जो अदर है ना, अदर जो फंक्शन है, जैसे आपको सुएसन पे, इस सबको केवल वार्निंग और गाइडलाइन देकर छोड़ देगी, ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर नहीं लेगी। इससे बहुत भयंकर एक्शन लिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन केवल ये डायरेक्ट फंक्शन है ना, इस पे केवल लीगल बाइंडिंग वाला काम होगा। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है भाई अलग अलग कि कैसे आरबीआई जो है इस क्वांटिटेटिव टूल के हेल्प से, इस क्वांटिटेटिव टूल्स के हेल्प से, पता नहीं बार बार ये सेव क्यों नहीं लगता है, क्वांटिटेटिव टूल के हेल्प से कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाती है या मनी सप्लाई को गिराती है, ये देखेंगे। सबसे पहला क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट बोलिए, फिर बोलिए क्या है आप, बैंक रेट। मीनिंग दोनों का सेम होता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। क्या डिफरेंस होता है सर, डिफरेंस होता है बाद में देखेंगे, पहले मीनिंग समझते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये है कमर्शियल बैंक और इधर है आरबीआई, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आरबीआई आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या दी, लोन दी। अब इस लोन पे तो कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना। तो जो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है ना आरबीआई को, ये जो इंटरेस्ट पे करता है ना, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या हम लोग, रेपो रेट या फिर बोलिए बैंक रेट। मीनिंग दोनों का बच्चों सेम होता है। ये हो गया उसका मीनिंग, ये हो गया क्या उसका मीनिंग। आपको आंसर 3 पैराग्राफ में लिख के देना है, एक उसका मीनिंग, एक मनी सप्लाई कैसे कम होगा और एक मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा। दोनों में से जो ठीक लगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले इसको लिख रहे हैं, पहले इसको लिखिए, या इसको पहले लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो ये था मीनिंग। मीनिंग क्लियर है, सिंपल सा क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन ली, इस लोन पे वो इंटरेस्ट पे कर रही है आरबीआई को,
जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलिए चाहे बैंक रेट आप बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? सिंपल सा है ना। मान लीजिए आप हैं, ये आप है, आप चलेगा मान लीजिए एसबीआई, ये कॉमर्शियल बैंक है, आप एसबीआई से जाके लोन लिया, एसबीआई मान लीजिए आपको लोन ले दिया तो फ्री में देता है, अब उसको इंटरेस्ट नहीं पे करते क्या? हालांकि इसको हम लोग बोलते क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। उसी प्रकार से सेम कॉमर्शियल बैंक लिया है आरबीआई से, तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दी, उस इंटरेस्ट को क्या बोला गया, रेपो रेट या फिर बैंक रेट। सिंपल सा क्या, रेपो रेट छोटा समय का रहता है, बैंक रेट ज्यादा समय का रहता है, और डिफरेंस हम लोग नीचे देख लेंगे। एक तो हो गया ये। अच्छा सर कैसे वो लोग मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, सो देखिए रेपो रेट का हेल्प से आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कम ज्यादा करेगी। देखिए मान लीजिए आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना है, मान लीजिए अब वो कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है तो क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो रेपो रेट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। सर उससे क्या होगा, देखिए अब कमर्शियल बैंक सब है, आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, लोन लेता है और इस लोन को क्या करता है, बाकी बांटता है इधर पब्लिक लोग को, है कि नहीं, पब्लिक लोग को बांटता है। अब सोचिए पहले ये जो लोन था, मान लीजिए पहले मान लीजिए 1 लाख पे आरबीआई इसको जो इंटरेस्ट चार्ज करती थी यानी कि रेपो रेट चार्ज करती थी वो केवल 5% था, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक लोन लेके फिर पब्लिक लोग को बांटता था। अब सोचिए अब आरबीआई बोले भैया हम 5% नहीं, आप आपसे हम 20% लेंगे, 20% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बोला आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक का तो दिमाग ही घूम जाएगा, यार इतना ज्यादा इंटरेस्ट हम कैसे वापस कर पाएंगे, इतना इंटरेस्ट तो हम वापस कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस कमर्शियल बैंक को भी तो कुछ प्रॉफिट कमाना है ना। अगर ये 20% में लेगी तो पब्लिक को तो कम से कम 25 में देना पड़ेगा, 30 में देना पड़ेगा, 35 में, तो पब्लिक तो किसी हाल में इतना इंटरेस्ट पे नहीं लेने वाली, तो इतना पैसा लेने का कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। और उसको अपना अपना जो इसका अपना कस्टमर है उसको भी तो पैसा वापस करना है, कर रहा है कि नहीं। इसलिए क्या करेगी, जो पहले वो मान लीजिए अगर वो 10 लाख पहले लेती थी तो बोले अब सारे काम कीजिए, इतना महंगा पे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, आप एक काम कीजिए इसको हमको कम दे दीजिए, केवल 5 लाख दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि हो क्या रहा है, बोरोइंग कॉस्ट बहुत महंगा पड़ रहा है कमर्शियल बैंक को, भाई 5% पहले था, अब 20% आप ले रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है आपका कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कमर्शियल कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा, तो अब कॉस्ट ज्यादा इसको पड़ा, तो अब अगर कोई लोन लेने आएगा, पब्लिक लोग पैसा लेने जाएगी तो इसको भी तो कॉस्टली पड़ेगा ना, तो ये लोग ज्यादा लोन थोड़ी ले पाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई आपका गिरने लगेगा, है ना। देखिए कमर्शियल बैंक अगर आपका पहले लेती थी 10 लाख, रेट जब कम था 5% था तो लेती थी पहले 10 लाख, तो पूरा 10 लाख कहाँ बांटती थी, पब्लिक में। अब भाई रेट आरबीआई इतना बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब बांटेगा केवल 5 लाख, अब 5 लाख बांटेगा तो पब्लिक पास तो पैसा भी कम जाएगा ना, धीरे धीरे पैसा भी कम जाएगा, धीरे धीरे पैसा कम जाएगा तो क्या होगा, पैसा कम जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगा बच्चों, मनी सप्लाई आपका गिरेगा, क्योंकि हो क्यों रहा है, देखिए सिंपली अब बोरोइंग कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ रेपो रेट इंक्रीज बोरोइंग बिकम्स कॉस्टलियर फॉर बैंक, ऑब्वियस बैंक रेज लोन इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियस भाई वो बढ़ा देगी तो उससे प्रॉफिट कमाना, जब वो बढ़ाएगा पब्लिक लोग पीपल भी कम लोग लेगा, पीपल पैसा कम लेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो इस तरह से रेपो रेट बोलिए चाहे बैंक रेट बोलिए ऐसे काम करता है बच्चों, क्लियर। सर रिवर्स रेपो रेट जैसे इसका उल्टा, मान लीजिए इधर है कमर्शियल बैंक, इधर है आरबीआई, यहाँ पर आरबीआई लोन ली है, आरबीआई लोन लिया किससे, कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक जो इससे पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि आरबीआई उसको जो इंटरेस्ट पे करेगी ना, फिर पता नहीं क्यों सेव होने लगता है, समझ में नहीं आता, एक सेकंड ना उसको घूमने दिए थोड़ा सा। अब जाइए आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट पे करती है ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब ही होता है क्या बच्चों, उल्टा, ठीक है, उसमें कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करती थी आरबीआई को, और यहाँ पर आरबीआई लोन लिया है तो भाई आरबीआई इसको इंटरेस्ट पे करेगी, उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स रेपो रेट। अब बोले सर इसके पास तो आरबीआई क्यों लोन लेने गई है, इसके पास तो बहुत पैसा है, क्यों लोन लेने जा रही है, अरे सिंपल बच्चों मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ठीक है, बहुत तरीका है, ठीक है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए या उसको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारा कारण होता है, ठीक है, मनी सप्लाई को कम करना हो तो फिर सिंपली क्या करेगी, अपना रेट ऑफ बढ़ाते, ये भी आरबीआई डिसाइड करती है, इस रेट को भी आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई इस रेट को भी डिसाइड करती है। मान लीजिए देखिए आम आदमी लोग को कमर्शियल बैंक पहले मान लीजिए 14% पे लोन के तौर पे बांट रही थी, अब आरबीआई को लगा भाई हमको मनी सप्लाई कम करना है, ठीक है, तो बैंक के पास पैसा है ना बहुत सारा, बहुत पब्लिक का पैसा बैंक के पास पड़ा, वो क्या करेगी, आरबीआई बोलेगी तुमको हम पहले 14% इंटरेस्ट तुम्हारा था ना, मतलब तुम पब्लिक को 14% पे दे रहा है ना, हम तुमको चलो 20% इंटरेस्ट देंगे, तो कोई भी कमर्शियल बैंक आम आदमी को लोन देने जाएगी नहीं, भाई आरबीआई को जाकर सीधा लोन दे दो,
ठीक है, क्यों? इसमें क्या होगा, आरबीआई 20% दे रही है भाई, यानी कि 6% का सीधा ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, ज्यादा फायदा दिख रहा है, तो सारा कोई क्या करेगा, आरबीआई के पास पैसा जमा कर देगा। तो ना बैंक के पास पैसा रहेगा, ना पब्लिक के पास पैसा पहुंचेगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिक गिर जाएगा। बैंक रेट क्या होता है आपको बता दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चा लोगों को ना बहुत मतलब बहुत डिजायर रहता है कि सर क्या डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में। देखिए सबसे पहले समझिए, बैंक रेट को हम लोग देते हैं क्या, यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, रेपो रेट को क्या देते हैं हम लोग, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चीजों को समझिए बच्चों, थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देते हैं। 1991 से पहले बैंक आरबीआई हमेशा बैंक रेट को इस्तेमाल करती थी। 1991 से पहले क्या था, याद कीजिए 1991 क्या खास हुआ था। 1991 में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, याद आया? ठीक है, यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, तो उससे पहले क्या था ना, हम लोग सोशलिस्ट कंट्री टाइप के थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी था, तो हम लोग का इकोनॉमी उतना फ्लक्चुएट नहीं करता था, तो आरबीआई लॉन्ग टर्म से काम चला लेती थी, बैंक रेट से काम चला लेती थी, है ना। 1991 के बाद क्या हो गया, अपना देश मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। मिक्स्ड इकोनॉमी होने का कारण क्या है ना, हम लोग का देश का करेंसी, जो देश का जो लिक्विडिटी था वो भयंकर फ्लक्चुएट करने लगा, यानी कि एकदम से पब्लिक को पैसा चाहिए, एकदम से पब्लिक से पैसा निकालना पड़ा। तो इसके लिए एक नया टूल्स का जन्म दिया आपका आरबीआई, जो क्या बोला गया आपका, रेपो रेट। समझ में आया बच्चों, क्या बोला गया उसको, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है ना, इसको गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत फ्लक्चुएट करता है, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग तो है बट वो बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है। तो आरबीआई को कभी भाई हो सकता है एक दिन के लिए पैसा मार्केट में बढ़ाना पड़े, तो कभी एक दिन से एक दिन का पैसा निकालना पड़े, एक दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो करना पड़ता था आरबीआई को। तो इसलिए वो जो नया टूल इस्तेमाल किया उसका क्या नाम था, रेपो रेट। क्लियर? तो एक था बच्चों ये, वो तो हिस्ट्री था। तो मेन पर्पस क्या है, बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए और आपका रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा एक और भी सुन लीजिए कि चलिए जो टाइमिंग बढ़ा है, बोलते हैं हम लोग क्या मिले 90 दिन, ठीक है, और यहाँ पर 14 दिन, 90 दिन डिफाइन नहीं है, याद रखिएगा, 90 दिन 91 दिन हम लोग लिख देते हैं, 90 डेज या 91 डेज, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए क्या, केवल 14 दिन के लिए, ठीक है। जब रेपो रेट से लोन लीजिएगा, बैंक रेट से जब लोन लीजिएगा तो किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। बैंक रेट से लीजिएगा तो वहां पर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, इंटरेस्टिंग चीज आपको साथ आइडिया नहीं होगा, यहाँ पर है वो, 2 बार रेपो रेट बैंक रेट आ गया है नहीं। देखिए इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम सिखा देते हैं, लेकिन ना बच्चा लोग यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन में जीता रहता है, क्या पता आपको एमसीक्यू में पूछ भी दे। अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको शायद ही कोई बताएगा, या आप बहुत अच्छा से बड़ा बड़ा बुक पढ़े होंगे तभी इसके बारे में आपको आइडिया होगा, वरना ऐसे आइडिया नहीं होगा। सुनिए हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताते हैं। आपको पता है बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है आपका, डिस्काउंटिंग रेट। याद रखिएगा इस बात को, क्या नाम है, डिस्काउंटिंग रेट, या फिर बोलिए रेट ऑफ डिस्काउंट, ये उसका दूसरा नेम है। रेपो रेट का दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम क्या है आपका, रेपो यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट। क्या नाम है इसका, री परचेस एग्रीमेंट रेट, ये उसका दूसरा नाम है। क्या इसमें क्या होता था, क्या पहले का समय में, ये बार बार घूमने क्यों लगता है, ये जो पहले के समय में जो बैंक रेट होता था, क्या उसमें कभी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता था उसमें भी। तो फिर अंतर क्या है इस कोलेटरल सिक्योरिटी में और इस कोलेटरल सिक्योरिटी में? यहाँ पर क्यों लिख दिया गया सर नो कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी को देने की जरूरत पड़ा है? चीजों को समझिए, आप ये चैप्टर पढ़े होंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, अलग अलग ट्रेड बिल, ये सब तो आप भले ना सुने हो, प्रोमिसरी नोट ट्रेड बिल ना सुने हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज तो आप जरूर सुने होंगे, क्लास 11 अकाउंट्स में चैप्टर है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट है, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। इसमें होता क्या था, देखिए इसमें होता क्या था, बैंक सबके पास मान लीजिए खूब सारा है, मान लीजिए टोटल टोटल मान लीजिए किसी के पास कॉमर्शियल बैंक सब अपना लोन लेने गई और उसके पास 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। अब आरबीआई के पास उसको देकर चली गई, तो आरबीआई भाई पूरा पैसा देता नहीं था। आरबीआई क्या बोलता था, भाई इसमें हम पूरा पैसा आपको नहीं देंगे, केवल हम इसमें 5,000 काट लेंगे अपने लिए, अपना प्रॉफिट के लिए, और 95,000 आपको दे देंगे कॉमर्शियल बैंक को। तो जो 5,000 काटी ना, इसको क्या बोलते थे, डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट। समझ में आया? इसीलिए बैंक रेट का नाम क्या पड़ता था, डिस्काउंट रेट।
समझ में आया? जो 5,000 काट ली ना और केवल 95 को वापस लोन दी, तो यहाँ भी सिक्योरिटी दी वो। देखिए यहाँ पर भी सिक्योरिटी दी, तो फिर इस सिक्योरिटी के साथ सिर्फ सर अंतर क्या आ गया? अंतर है, अगर आप जानते होंगे ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बच्चों, प्रॉमिसरी नोट होता है, या जिसको हम लोग ट्रेड बिल भी बोलते हैं, ये सब कुछ ये जो बैंक के पास था नहीं, किसका? अल्टीमेटली पब्लिक कुछ तो क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता होगा, वरना उतना डिटेल में जाकर नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता, सिंपली बस बिल ऑफ एक्सचेंज कहा, बस मतलब पता करके आ जाइएगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? किसी दूसरा पब्लिक दूसरा पब्लिक के नाम पे रहता है ना, यानी दूसरा पब्लिक लोग आकर के इस पेमेंट को करेगी, जितना भी बिल है। क्या कोई गारंटी है कि ये वो पब्लिक आके पेमेंट करेगी? कोई गारंटी है नहीं, गारंटी तो किसी नहीं है गारंटी। हो सकता पैसा डूब जाए, या हो सकता पैसा मिल भी जाए, तो क्या रिस्की है? रिस्की है, यानी कि वो सिक्योर्ड नहीं है। क्या नहीं है वो? ये आपका क्या नहीं है बच्चों? ये आपका सिक्योर्ड नहीं है। ये इस पे जो लोन जाता है ना, ये आपका सिक्योर्ड नहीं है। अब भले इसमें सिक्योरिटी दिए थे, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज दिए, प्रॉमिसरी नोट दिए, अलग अलग ट्रेड बिल दिए, वो आपको सिक्योर्ड नहीं। इसलिए जो आरबीआई जो लोन देती थी ना, वो क्या था? क्या? अनसिक्योर्ड लोन। और इसमें जो सिक्योरिटी देती है ना, रेपो रेट में जो सिक्योरिटी देती है कॉमर्शियल बैंक सब आपका आरबीआई को, ये एकदम सिक्योर्ड रहता है। इसमें किस तरह का सिक्योरिटी देती है? इसमें देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जीसैक ट्रेजरी बिल, ये सब क्या एकदम एकदम मतलब समझिए ऑथेंटिक ट्रेजरी बिल है। ऑथेंटिक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो एकदम हाईली लिक्विड एसेट है, आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टेंशन लिए, डूबने का कोई चांस नहीं, चांसेस जीरो। समझ में आया? तो ये है बच्चों डिफरेंस। अब आप कुछ जरूर नया सीखे होंगे, ठीक है। तो ये था बैंक रेट रेपो रेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या? अब हम लोग देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या वो पहले बताए थे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? मान लीजिए आरबीआई को, मतलब होता क्या समझ लीजिए, गवर्नमेंट को जब पैसा का जरूरत पड़ता है ना, कौन गवर्नमेंट होगा? एक स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब पैसा का जरूरत पड़ा, तो गवर्नमेंट खुद तो जाके सिक्योरिटी सेल नहीं करेगी, आपको बताए थे गवर्नमेंट खुद सेल सिक्योरिटी करते नहीं है, उसे कौन करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक है। आरबीआई वो सिक्योरिटी बेच करके गवर्नमेंट को वो लोन दिला देगा। तो आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। तो ये आरबीआई, ये पब्लिक लोग बोलिए या फिर बोलिए कमर्शियल बैंक, इन सबको जो सिक्योरिटी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या तो उसको सेल करेगी या तो परचेज करेगी। ये जो फंक्शन की ना, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसके हेल्प से कैसे सर मनी सप्लाई कम होगा या मनी सप्लाई ज्यादा होगा? इसका हेल्प से कैसे हो सकता है? देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये आरबीआई है और यहाँ पर पब्लिक सब है, ठीक है। आरबीआई यहाँ पर पब्लिक सब है या बैंक सब है। अब आरबीआई चाहता है भाई कि हम मनी सप्लाई को कम कर दें। क्या चाहता है? मनी सप्लाई को कम कर दें। देखिए मनी सप्लाई को कम आरबीआई को क्यों करना पड़ा? क्योंकि मार्केट इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मार्केट में है। इन्फ्लेशन मार्केट में इसलिए भाई चाहती है आरबीआई कि भाई पब्लिक के पास जो अनाप शनाप पैसा है ना, जो मनी सप्लाई जो पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, उसको अपने पास लेना ना, तो क्या करेगी? वो उसको सेल कर देगी, उस ट्रेजरी बिल को क्या करेगी? इस ट्रेजरी बिल को सेल कर देगी। सेल करने से क्या होगा? वो एग्रीमेंट का पेपर है ना, वो जो ये जो एग्रीमेंट का पेपर है, वो क्या पब्लिक के पास चला गया, और इन लोगों के पास जितना पैसा था, जितना भी पब्लिक के पास पैसा था, वो सब का सब उठे कहाँ चल जाएगा? आरबीआई के पास। और पब्लिक के पास क्या जाएगा? ये कागज का टुकड़ा। अब ये कागज का टुकड़ा घर आपको आरबीआई पैसा कब वापस करेगी भाई? 1 साल बाद, कम से कम 1 साल, जितना भी उसका मैच्योरिटी डेट हो, ठीक है। इस कागज के टुकड़ा का जो भी मैच्योरिटी डेट होगा, मान लीजिए 1 साल का है, तो आपको पैसा 1 साल बाद वापस करेगी। तब तक तो जितना पैसा पब्लिक लोग के पास था सब उठ के चला गया ना आरबीआई पास। तो मार्केट से क्या हुआ? मनी सप्लाई तो कम हो गया ना। अब आपके पास केवल कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा क्या कीजिए? कुछ नहीं कर सकते। इसका वैल्यू आपको 1 साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। 1 साल बाद लेके आइए, तब आपको आपको आरबीआई पैसा वापस रिटर्न करेगी, ज्यादा में रिटर्न करेगी। आप उसको अगर 1 लाख दिए हैं तो आपको 1,20,000 1,30,000 ऐसा रिटर्न करेगी, है कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों कंट्रोल होता है आपका क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। अब आगे देखिए, हाँ ये सीआरआर एसएलआर बता दिए थे बच्चों, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर देखिए, ये दोनों आपका एलआरआर का पार्ट है। एलआरआर में क्या होता है आपका? सीआरआर प्लस एसएलआर। एलआरआर क्या? लीगल रिजर्व रेशियो। एक मिनिमम पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, पूरा पैसा वो लोन में नहीं बांट सकती। आपको पहले भी समझाए थे। जैसे क्या? मान लीजिए आप 1,000 रुपये बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए। इस 1,000 में मान लीजिए इन दोनों को जोड़ करके 20% है। कितना है? 20% है। 20% यानी कि 20% कितना होगा? 200 होगा। 1,000 का 20% कितना होगा? 200 होगा। तो 200 निकालें और 800 रहा। तो इस 200 को आप लोन पे नहीं बांट सकते। बाकी बैंक जो कमर्शियल बैंक है, ये उसको 800 को लोन के तौर पे बांट सकती है। तो
तो ये क्या है आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी इतना पैसा को आप लोन में नहीं बांट सकते। अब सुनिए, अब ये जो 200 है ना, इस 200 को कमर्शियल बैंक को अलग अलग जगह रखना पड़ता है। एक, जब वो आरबीआई के पास जमा कर देती है तो इसको क्या बोलते हैं, CRR। का फुल फॉर्म क्या है आपका, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व, हाँ कैश रिजर्व रेशियो। और जो कमर्शियल बैंक इस 200 में, मान लीजिए 100 यहाँ पर CRR पे कमर्शियल बैंक को जमा कर दी, कितना, 80 रुपया, बच कितना गया, 120 रुपया। तो 120 रुपया कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, खुद के पास, कमर्शियल बैंक अपने पास रखी है, कितना पैसा, 120 रुपया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे SLR। समझ में आया दोनों में अंतर। CRR का पैसा यानी कि 200 में से 80 रुपया भेज दी आरबीआई को, तो जितना भी, पता नहीं एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी जैसा कान में कुछ दौड़ा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आरबीआई को भेज दी वो CRR का पैसा, तो क्या हो गया, ये 80 रुपये आरबीआई के पास है, जो आरबीआई के पास भेजे वो क्या कहलाएगा आपका CRR, और जो बैंक अपने पास 120 रुपये खुद रखी है उस 200 में, वो क्या कहलाएगा आपका SLR। समझ में आया। तो इसमें कैसे मनी सप्लाई होगा, सेम सेम वैसे होगा जैसे आपका बैंक रेट था, रेपो रेट था ना, आपका बैंक रेट, रेपो रेट, ये भी तो अल्टीमेटली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर एक प्रकार से है तो वही चीज ना। तो ठीक है, इसमें भी वो सेम प्रकार से काम करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, ये देखिए, है ना, अगर आप CRR SLR को बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, अब जैसे बढ़ेगा तो पब्लिक क्या होगा, मान लीजिए बढ़ा देगा, पब्लिक को लोन देने का मौका, एक तो समझ ही लीजिए, एक तो समझ ही लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत होगा। देखिए इसी को लेते हैं, इसी को लेते हैं, ठीक है, इसी को लेते हैं। अभी CRR की, अभी अभी LR कितना है, 20% है, 20% वो कितना लोन देना चाह रहा है, 800 रुपया पब्लिक को लोन दे रहा है। अब आरबीआई चाहते हैं भाई कि हम मनी सप्लाई को क्या करें, मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं, तो क्या करेगी वो, LRR को बढ़ा देगी, इस 20% को बढ़ा देगी, कितना कर दी, 30% कर दी। तो अब क्या होगा भाई, अब 1000 है, 30% मतलब कितना हो गया, 300, तो 300 अब कितना बचा, 700। तो देखिए अब कितना लोन बांट पा रही है, कितना, 700 का, पहले कितना बांटती थी, 800 का, अब कितना बांट पे, 700 का, कितना का मनी सप्लाई गिरा कि नहीं, है ना बच्चों। तो बस ऐसे वो वर्क करता है। सर क्या कोई अंतर होता है CRR में, और भी, हाँ और भी थोड़ा मोड़ा अंतर सुन लीजिए, थोड़ा सा अंतर बस सुन लीजिए, ज्यादा नहीं बताएंगे। देखिए जो CRR है ना, जो आरबीआई के पास जाएगा, देखिए आरबीआई के पास जाएगा, एक डिफरेंस वही है, और एक किसके पास आएगा, बैंक के पास खुद रहेगा। दूसरा डिफरेंस सुनिए, ये CRR कैश के रूप में जाएगा, सिर्फ खस 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 नकदी नकदी नोट होना चाहिए। SLR में क्या है, इसमें गोल्ड में, कैश में, सिक्योरिटी में जा सकता है। ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस देख लीजिए ये वाला, इसमें उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता, आरबीआई उसको कोई रिटर्न नहीं देती है, ठीक है, रिटर्न नहीं देती है, और इसमें वो कुछ रिटर्न कमा लेता है, क्योंकि देखिए इसमें तो वो कुछ गोल्ड में है, कुछ सिक्योरिटी में भी है ना, तो कुछ रिटर्न के तौर पर वो कमा सकती है। तीन डिफरेंस बहुत है। अब क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स यानी कि इसमें क्या, पहले डायरेक्शन में फोकस करते हैं, ठीक है, केवल डायरेक्शन में फोकस करते हैं, जिसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें बचा लोग कंफ्यूजन तो क्या है आपका, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए आप ये हैं, आप चले गए SBI पास, ठीक है, आप चले गए किसके पास, SBI पास, बोले सर हमको लोन चाहिए, आरबीआई आपके पास आपको ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोलता है बाद में आना, लंच के बाद आना, सीधा क्या बोला, लंच के बाद आना, क्या मजाक कर रहे हैं। अब गए SBI का जो मैनेजर था, आपको देखा, बोला कुछ काम वाम करते हो, तो बोले सर नहीं काम वाम तो नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद आपसे पूछा कि कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी है, कैसे मुँह उठा के आ गया लोन लेने, तो आप बोले कि हाँ सर मेरे पास 10 लाख का एक प्रॉपर्टी है। अरे फिर वो सेविंग होने लगा, एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए, वो गोल गोल घूमना बंद करेगा। हाँ मेरे पास 10 लाख का प्रॉपर्टी है, क्या मेरे पास लैंड है, देखिए प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, लैंड, कोई मशीन, कोई कार, कोई भी महंगा हो, 10 लाख का है, ठीक है, या मान लीजिए लैंड कार है, एक बहुत लग्जरियस कार है, या कोई भी कार 10 लाख का है, आप उसको गिरवी रख लीजिए और हमको बदले में 10 लाख रुपए एज ए लोन के तौर पर दे दीजिए, इससे बाद हम कुछ धंधा पानी खोल लेंगे। तो एसबीआई का जो मैनेजर था थोड़ा सोचा और आपको बोला कि रुक जाओ, अगर तुमको हम 10 लाख का जो तुम्हारा कार था, अगर 10 लाख का लोन थमा दिए, अब तुम किसी कारण से मान लो तुम ये पैसा हमको देने नहीं सका, ये लोन देने नहीं सका, और तुम्हारा कार को हम 10 लाख में जब लोन के बदले बेचने निकलेंगे, तो क्या 10 लाख में बिकेगा, नहीं बिकेगा, ऑब्वियस नहीं बिकेगा भाई, कोई जरूरी बिक भी सकता है, ज्यादा में भी बिक सकता है, लेकिन कम में बिक सकता है। तो है ना भाई, कम में बिक गया तो मान लीजिए वो केवल 8 लाख में बिकने रहा, या भाई कम में बिकता, तो आरबीआई जो SBI इसी बात को बोलती है कि भाई तो टेंशन हो जाएगा ना, इसलिए इस 10 लाख पे तुमको हम लोन देंगे, भाई तुम्हारा कार का वैल्यू 10 लाख है, तुमको हम केवल कितना देंगे, 8 लाख देंगे, समझ में आया, केवल 8 लाख देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलने का मतलब होता है वैल्यू बच्चों की, आपका एसेट का वैल्यू कितना था, 10 लाख, ठीक है, और आपको लोन कितना मिला, 8 लाख, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 लाख,
इस 2 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग, इस 2 लाख को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो नया, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक था भाई, अपना सेफ्टी पर्पस के लिए कॉमर्शियल बैंक पूरा लोन नहीं बांटती, ठीक है। अब इससे मनी सप्लाई कैसे कम कंट्रोल हो सकता है सर? से मान लीजिए अगर आरबीआई को, सारा रेट तो आरबीआई डिसाइड करती है ना, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, ठीक है, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना, सुनिए। अब मान लीजिए 20% है, ठीक है, 20% है, तो भाई 10 लाख पे ये रेट भी आरबीआई डिसाइड करती है। देखिए, हालांकि एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो रेट होता है ना मार्जिन रिक्वायरमेंट, हर बैंक का अपना अपना अलग पावर के हिसाब से होता है। प्राइवेट बैंक का अलग, कमर्शियल बैंक का अलग, किसी का 20%, किसी का 15, किसी का 25, अलग अलग होता है। तो आप सिंपली समझिए कि भाई मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है। पहले मान लीजिए 10 लाख का वो एसेट है, आरबीआई बोलते इसको 20% लोग रखो, सबको बोले 20% रखो। तो 20% रखने का मतलब क्या है कि भाई अब वो केवल 2 लाख पे लोन नहीं देगा और बाकी 8 लाख को वो लोन के तौर पे दे सकता है। यानी कि उस एसेट का वैल्यू केवल 8 लाख रुपए रखा गया, यानी कि कॉमर्शियल बैंक कितना लोन देगी, केवल 8 लाख पे, ठीक है। अब आरबीआई को लगा हमको मनी सप्लाई कम करना है, बढ़ाएगी वो इंटरेस्ट रेट को, कितना कर दी 30%। 30% करते ही 10 लाख में अब कितना, 3 लाख को चाह के भी नहीं दे सकता, कितना दे पाएगा, 7 लाख। तो देखिए पहले 8 लाख जो लोन जाता था, अब पब्लिक को कितना जा रहा है, मात्र 7 लाख। 3 लाख तो भाई रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन पे हो, नहीं कीजिएगा तो आरबीआई आपका अच्छा से ले लेगी, लगा देगी, आपका वॉट लगा देगी। तो कितना पब्लिक के पास अब कम पैसा जा रहा है, पब्लिक के पास कम पैसा जा रहा है, क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा, किसी कारण से भी आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश की होगी, तो क्या होगा, मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम यहाँ पर देखिए हो गया। समझ आया? तो है आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का अंतर समझ में आ गया होगा। सिंपली सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, और कोई आलतू फालतू रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई भी एसेट बेचने निकलिएगा तो उसका ओरिजिनल रेट पे नहीं बिकेगा, समझ में आया, वो हमेशा कम रेट पे ही बिकेगा। तो ये था मोरल सुएशन, कहते हैं ये सब सिंपल सिंपल सा है। मोरल सुएशन में सिंपल क्या है भाई, आरबीआई बोलती है कि देखिए पैसा रेकलेसली किसी भी अजीब टाइप से मत दीजिए, थोड़ा सोच समझ के पैसा को दीजिए, ठीक है। आरबीआई एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है कि पैसा अनाप शनाप कहीं भी मत दीजिए, सबको ध्यान में रखते हुए दीजिए। आपका जो इथिकल मतलब लीगल को थोड़ा होता है ना, थोड़ा लीगल होकर के भी, लीगल बोलते सॉरी, इथिकल, थोड़ा मोरल वैल्यू को ध्यान में रख करके दिए। इसका नाम क्या है, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब ये होता है भाई कि कुछ मोरल को भी ध्यान में रख दिए। तो इन्फ्लेशन का समय है, इन्फ्लेशन का समय, और बैंक लोन पे लोन बांटे जा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे और भयंकर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। लोन पे लोन अगर वो बांटने लगे, क्या होगा, मार्केट में बहुत मनी सप्लाई क्या होगा, एकदम भयंकर से बढ़ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो क्या वो सब मना करती है, ठीक है। मोरल सोच भाई अपना भी इथिकल कुछ देख लीजिए, देश के प्रति आपका भी कुछ है, उसके हिसाब से पैसा बांटिए। तो ये बोलता है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर क्या आगे, हाँ ये हो गया और कुछ नहीं। अभी क्या सजेशन के तौर पर जाता है, तो इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग बोलने का मतलब क्या है कि जो लोन है ना, कुछ खास सेक्टर में आरबीआई सीधा बोलते हैं भाई जहां हम बोलेंगे वहां लोन दीजिए। जैसे क्या, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दीजिए। जैसे यहाँ देखिए बैंक लोगों को गाइडलाइंस आता है आरबीआई का कि 40% लोन, आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है, जितना भी आपके पास टोटल क्रेडिट है, उसका 40% एग्रीकल्चर में, माइक्रो आपका एमएसएमई में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, ये सब में भी जाना चाहिए। देखिए बना सोच के समझ, मेरी बात समझिए, अगर कॉमर्शियल बैंक का बस चले ना, तो वो पुअर और मिडिल क्लास को लोन ही ना दे, आप भी नहीं दीजिएगा। देखिए क्यों नहीं दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को पता नहीं लोग पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये लोग पैसा देगा लोन किसको, किसके पास जो रिच क्लास हो या मिडिल क्लास में भी, ऐसा लोगों के पास सरकारी नौकरी हो, एकदम गारंटीड हो कि मेरा पैसा रिटर्न कर देगा। आप भी सोच के देखिए, अगर आपके पास पैसा होता, आपके पास पैसा होता, अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप उसको किसी को भी देते। अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे लोन देते हैं किसी को, ठीक है, तो क्या आप किसको लोन दीजिए। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, ये हमेशा ये अच्छा खासा आदमी रेपुटेशन है, बी का रेपुटेशन नहीं है, तो क्या आप दोनों को लेन दे दीजिएगा। अगर 10-10 लाख मांगा, तो मान लीजिए आपके पास केवल 10 लाख रुपया है, तो क्या दोनों को दीजिएगा, नहीं, बी को आप देना पसंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि भाई आपको पता बी नहीं दी तो मेरा पैसा डूब जाएगा ना। ए को पहले भी आप बहुत बार दिया, उसका रेपुटेशन ही बहुत अच्छा भाई देने में, तो क्या है आप इसको दे दीजिएगा। अभी का रेपुटेशन वैसे ही खराब था। तो कॉमर्शियल बैंक सबका बस चले ना, तो पुअर क्लास और मिडिल क्लास को तो लोन ही ना दे, वो तो बीच में आरबीआई आती है, ठीक है। आरबीआई आती है और रिस्ट्रिक्ट करती है कि कम से कम 40% लोन आम आदमी को जाना चाहिए, वरना जो तुम्हारा लाइसेंस ही उड़ा देंगे, तुम्हारा धंधे पानी बंद कर देंगे। समझ आया बच्चों। फिर डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, ये आपका मोस्ट एक्सट्रीम क्वालिटेटिव टूल्स है। इसमें कॉमर्शियल बैंक अगर इसमें कॉमर्शियल बैंक जो डायरेक्शन दिया गया उसमें फेल हो जाएगी ना, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। बार बार अगर रिपीट ऑफेंडिंग नहीं होना चाहिए भाई, बार बार आप अपना गलती को रिपीट नहीं कीजिए, रिपीट कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए था नहीं। तो
ये था बच्चों सारा, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ तक जो थे ये आपको टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट रहने दिए। यहाँ तक जो लोग देखे हम लोग आरबीआई का सारा फंक्शन देखे। अब एक इंपॉर्टेंट बच गया क्या हम लोग का, ये वाला